हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन WS अकेडमी। ये MCQ जो सीरीज़ है पॉलिटी की हम कर रहे हैं कुछ दिनों से, तो इसी को कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चंस इसके सॉल्व करेंगे। अभी तो हम स्टार्ट ही करें, स्क्रैच ही है, अभी बेसिक्स है, इसके बाद हम और टफर लेवल्स करेंगे। सो आज का जो क्वेश्चन हम स्टार्ट करें यहाँ से, Who among the following was not a member of the drafting committee of the Constitution of India? जो Constitution of India की ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इनमें से इन चारों ऑप्शंस में से कौन इसका मेंबर नहीं था? ऑप्शन 1 इज BR अम्बेडकर, और सबको पता है कि वो क्या था, चेयरमैन था इसका। ऑप्शन 2 इज KM मुंशी, ऑप्शन 3 कृष्ण स्वामी अय्यर एंड ऑप्शन 4 MK गांधी। तो आपको पता होना चाहिए BR अम्बेडकर चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, KM मुंशी भी मेंबर थे, कृष्णा स्वामी अय्यर भी मेंबर थे। तो महात्मा गांधी जो थे, महात्मा गांधी मेंबर नहीं थे इसके, किसके, ड्राफ्टिंग कमेटी के। सो राइट ऑप्शन इज महात्मा गांधी। Who among the following were the members of the drafting committee of the Constitution इनमें से कौन था ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर? देखिए ऑप्शंस आर वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सरदार पटेल। तो इनमें से हमने अभी देखा, तो इनमें से हमने पढ़ा कि अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो थे वो मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। The form of oath and ऑफिस ऑफ अ मिनिस्टर फॉर यूनियन ऑफ इंडिया इज एंशर्ड इन द। तो जब हम शेड्यूल्स की बात करते हैं, शेड्यूल्स में हम पढ़ते हैं कौन सैलरी के साथ है, कौन ओथ के साथ, कौन लैंग्वेजेस के साथ, कौन 3 लिस्ट्स के साथ। तो इन जो है ओथ ऑफ ऑफिस फॉर अ मिनिस्टर ऑफ यूनियन मिनिस्टर के साथ कौन सा वाला शेड्यूल डील करता है? फर्स्ट शेड्यूल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। सो चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो थर्ड शेड्यूल ओथ एंड एफर्मेशंस के साथ डील करता है, ओथ के साथ डील करता है, थर्ड शेड्यूल। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेस्ट इज द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द इंडियन यूनियन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होते हैं यूनियन के एट यूनियन लेवल, वो कॉन्स्टिट्यूशन किसको देता है? ऑप्शन 1 इज प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन 2 इज प्रेसिडेंट एंड ऑप्शन 3 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ऑप्शन 4 पार्लियामेंट। सो एग्जीक्यूटिव पावर्स जो यूनियन लेवल पे होते हैं वो होते हैं किसके हाथ में? वो होते हैं प्रेसिडेंट के हाथ में, ठीक है, याद रख लेना। द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इंडिया वाज, ये मैंने बहुत बार आपको कराया, डॉक्टर BR अम्बेडकर चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैम इनटू फोर्स ऑन, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब फोर्स में आया? एक तो है डेट जो प्रियम्बल में लिखे हैं, जो एडॉप्शन डेट है, लेकिन फोर्स में कब आया? तो चूज अ करेक्ट ऑप्शन। इन 4 ऑप्शंस में से आप देखो, तो ये फोर्स में आया कब? जो हमारा रिपब्लिक डे होता है 26 जनवरी 1950, ये रिपब्लिक डे होता है जब कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया हमारा 26 जनवरी 1950। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फ्रेम्ड बाय, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसने फ्रेम किया था? प्लानिंग कमीशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, प्रेसिडेंट, वर्किंग कमेटी। इन चारों में से किसने फ्रेम किया था इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन? सो द राइट ऑप्शन इज शाबाश, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया था। Which of the following schedules deals with the division of powers between the union and the states? देखो इंडिया में क्या हुआ है, डिवीजन ऑफ पावर हुआ है बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, क्योंकि इंडियन फेडरल कंट्री है, यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर हुआ है। और वो डिवीजन ऑफ पावर किस शेड्यूल में, वो जो 3 लिस्ट बनाए गए ना डिवीजन ऑफ पावर के लिए, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, वो किस शेड्यूल में रखा गया है? उसको किस शेड्यूल में रखा गया? ऑप्शंस आर 4th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, 7th शेड्यूल एंड 9th शेड्यूल। सो चूज द करेक्ट ऑप्शन। वो जो 3 लिस्ट्स है जिसमें डिवीजन ऑफ पावर रखा गया है, वो रखा गया है किसमें? 7th शेड्यूल में, ठीक है। 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट को रखा गया है। अंडर विच आर्टिकल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट? देखो इम्पीचमेंट क्या होती है? इम्पीचमेंट वो प्रोसेस होती है, पार्लियामेंट में की जाती है, जिससे हम प्रेसिडेंट जो है उसको रिमूव कर सकते हैं। ये प्रोसेस पार्लियामेंट में की जाती है, इससे हम क्या कर सकते हैं? प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इम्पीचमेंट। तो कौन सा आर्टिकल डील करता है किसके साथ? इम्पीचमेंट प्रोसेस के साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है, याद रख लेना। सो द राइट ऑप्शन इज आर्टिकल 61 डील करता है इम्पीचमेंट प्रोसेस के साथ।
प्रेसिडेंट को जब हम रिमूव करते हैं उसको हम इम्पीचमेंट बोलते हैं। तो आर्टिकल 61 हमें इम्पीचमेंट के बारे में बताता है। Under which of the following constitutional provision the Supreme Court of India extends advice to the President of India? किस आर्टिकल के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस देता है? ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को क्या देता है सुप्रीम कोर्ट? एडवाइस देता है। और किस आर्टिकल के अंदर देता है? सो द चूज अ करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शंस आर आर्टिकल 141, आर्टिकल 142, आर्टिकल 143, आर्टिकल 144। सो द करेक्ट ऑप्शन इज आर्टिकल 143 के अंदर ये क्या करता है? ये एडवाइस टेंडर करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। अंडर विच आर्टिकल द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में कॉन्स्टिट्यूट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल? जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स क्या होते हैं? ट्राइब्यूनल्स होते हैं कोर्ट्स, लेकिन जो ऑर्डिनरी कोर्ट्स हैं उनके बगैर जो कोर्ट्स होते हैं ना एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स, उनको हम ट्राइब्यूनल्स बोलते हैं। तो किस आर्टिकल के अंदर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, जो यहाँ पे लिखा है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, क्योंकि ट्राइब्यूनल्स दो तरह के होते हैं, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव और ट्राइब्यूनल्स फॉर अदर पर्पजेज। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल किस आर्टिकल के अंदर जो है पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है? ठीक है, ट्राइब्यूनल्स को कॉन्स्टिट्यूशन कौन करता है? पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट किस आर्टिकल के अंदर ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल को जो है कॉन्स्टिट्यूट करता है? सो ऑप्शंस आर आर्टिकल 323A, आर्टिकल 323B, आर्टिकल 324, आर्टिकल 325। आर्टिकल 324 जो है ये इलेक्शन कमीशन के साथ डील करता है। ठीक, शाबाश। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के साथ आर्टिकल डील करता है वो है आर्टिकल 323A, और बाकी ट्राइब्यूनल्स के साथ आर्टिकल 323B। ठीक, यहाँ तक समझ आया? Which of the following articles deals with the impeachment process against the President of India? अभी मैंने पढ़ा आर्टिकल 61 इसके साथ डील करता है, इम्पीचमेंट के साथ। Which article of Indian Constitution is related with the protection of the interests of minorities? माइनॉरिटीज़ के जो इंटरेस्ट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने में कौन सा आर्टिकल हमें बताता है? सो आर्टिकल 17, 29, 30 एंड 31। आर्टिकल 17 आपको पता है किसके रिलेटेड है? अनटचेबिलिटी के रिलेटेड। ठीक है, और आर्टिकल 31 आपको पता है राइट टू प्रॉपर्टी के रिलेटेड था, जिसको डिलीट कर दिया गया। अच्छा, तो आर्टिकल देखो यहाँ पे फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 इसके साथ डील करते हैं। दोनों ऑप्शंस यहाँ पे है। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये प्रॉपर नहीं देखे हैं। आर्टिकल 29 जो 30 है, आर्टिकल 30 हमें बोलता है कि जो माइनॉरिटीज़ है वो अपने इंटरेस्ट के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सेटअप कर सकता है। और आर्टिकल 29 भी जो कल्चरल और जो डिफरेंट लैंग्वेज है, डिफरेंट कल्चर है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ का, वो सेव कर सकते हैं उनको। तो ये दो आर्टिकल डील करते हैं किसके साथ? टू सेव द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। अब माइनॉरिटीज़ की जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं, तो आर्टिकल 30 हमें उसके बारे में बताता है। राइट टू वोट इज जो राइट टू वोट है वो क्या है? पॉलिटिकल राइट है, सिविल राइट है, इकोनॉमिक राइट है, लीगल राइट है। तो राइट टू वोट इज अ पॉलिटिकल राइट। ठीक है, ये हमें और क्या देती है? ये हमें इंसान को एक हम अपना एक्सप्रेस कर सकते हैं और आंसरेबल ठहरा सकते हैं। जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, अगर उन्होंने सही से काम नहीं किया हम उनको क्या है अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं। और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात, इससे पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो जाता है लोगों का। और इससे पॉलिटिकल इक्वालिटी मिलती है। क्यों? क्योंकि इक्वली जो भी सिटीजन्स हैं उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं। जो भी एडल्ट होगा 18 ईयर्स का होगा उनको राइट टू वोट मिलता है। Who was the Chief Justice of India when public interest litigation was introduced in Indian judicial system? Indian judicial system में public interest litigation जो है 1980s में आ गया। उस टाइम पे कौन था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? M. हिदायतुल्लाह, AM अहमदी, PN भगवती एंड AS आनंद। तो जब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL का कॉन्सेप्ट इंडियन जुडिशरी में आ गया, उस टाइम जो चीफ जस्टिस थे वो थे PN भगवती। कौन थे? PN भगवती। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, हमारी जो DPSPs है उनमें एक आर्टिकल है 39A।
तो 39A को ये जो है शेप देता है ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो पीएन भगवती थे उस टाइम पे चीफ जस्टिस। सोशल जस्टिस इसे हो जाता है। इसे क्या होता है कि अगर जो गरीब लोग हैं खुद कोर्ट के नहीं जा सकते, अगर उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उनके राइट्स को वायलेट हो रहा है, तो वो खुद कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन उनके बिहाफ पे कोई और कोर्ट को अर्जी कर सकता है और उसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं। बाकी एक्सप्लेनेशन देखिए, आप खुद भी पढ़ सकते हैं इसको। जुडिशियल रिव्यू डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शियल एनुलमेंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो मैंने आपको पढ़ा है ये कि जब पार्लियामेंट कोई लॉ बनाता है, स्टेट लेजिस्लेचर कोई लॉ बनाता है, कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आ जाता है, तो पार्लियामेंट जो है वो चेक करता है क्या ये जो लॉ इन्होंने बनाया है क्या ये अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन बाहर है। तो उसके साथ कौन सा आर्टिकल डील करता है? इसके साथ आर्टिकल डील करता है आर्टिकल 13। ठीक है। What is the maximum time interval permitted between the two sessions of parliament? ये मैंने इसे पहले भी कराया। जब 2 सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के, उनके बीच में ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम होना चाहिए? उनके बीच में होने चाहिए 6 मंथ्स। क्यों? एट मिनिमम 2 सेशंस होने चाहिए 1 साल में। ठीक है, इतना 6 महीने होने चाहिए 2 सेशंस के बीच में। द आइटम एजुकेशन बिलोंग्स टू, देखो डिफरेंट आइटम्स हमने डिफरेंट लिस्ट्स में डाले हैं। ठीक है, कुछ यूनियन लिस्ट में है, कुछ स्टेट लिस्ट में है, कुछ कंकरेंट लिस्ट में है। जो एजुकेशन है इस टाइम पे किस लिस्ट में? यूनियन लिस्ट में है, स्टेट लिस्ट में है, कंकरेंट लिस्ट, रेजिडेंशियल। इन चारों में से आप बताइए किस लिस्ट में है? एजुकेशन इस टाइम पे कंकरेंट लिस्ट में है, लेकिन पहले ये स्टेट लिस्ट में था। उसके बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट से इसको स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में डाला गया। मैंने ये भी बताया लिस्ट किस शेड्यूल में आती है? 7th शेड्यूल में आते हैं। What is the maximum number of elected members of the राज्यसभा? राज्यसभा के मैक्सिमम इलेक्टेड मेंबर्स कितने होते हैं? ठीक है, कितने होते हैं मैक्सिमम? देखो टोटल मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 250। लेकिन यहाँ पे किसकी बात हो रही है? देखो क्वेश्चन से पढ़ना होता है। इलेक्टेड मेंबर्स राज्यसभा में आपको पता होगा, जिन्होंने भी पॉलिटी में पढ़ा है, मैंने पढ़ा है उसमें कि 12 मेंबर्स क्या होता है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। तो आपको सिंपली 250 को माइनस करना है 12, क्योंकि 12 मेंबर्स क्या होते हैं? नॉमिनेटेड होते हैं। मैक्सिमम 250 हो सकते हैं, 12 मेंबर्स उसमें क्या हो सकते हैं? नॉमिनेटेड होते हैं। तो कितने मैक्सिमम हो सकते हैं? इलेक्टेड। तो ये हो गया 238। सो द राइट ऑप्शन इज 238 मेंबर्स मैक्सिमम इलेक्टेड हो सकते हैं राज्यसभा में। 250 टोटल हो सकते हैं, लेकिन 238 इलेक्टेड हो सकते हैं, क्योंकि 12 को नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट। जैसे सचिन तेंदुलकर है, उसको नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, तो ऐसे बाकी जो भी है, क्योंकि जो कुछ साइंस, स्पोर्ट्स या बाकी सोशल सर्विस ऐसी फील्ड में जो जिनका भी परफॉर्मेंस एक्सलेंट होता है, उनको प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? नॉमिनेट कर सकता है अपर हाउस के लिए। Although union list, state list and concurrent list cover the entire legislative business, yet there may be an item not mentioned anywhere. Who will legislate on that item? देखो हमारे पास 3 लिस्ट होते हैं, यूनियन लिस्ट होता है, स्टेट लिस्ट होता है और कंकरेंट लिस्ट होता है। जो भी आइटम्स होते हैं हमारे पास ये 3 लिस्ट में हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई आइटम हो सकता है जो इन तीनों में से किसी भी लिस्ट में ना हो। तो अब अगर कोई आइटम है जो इन 3 लिस्ट में नहीं होगा, तो फिर उस पे कौन करेगा लॉ, कौन बनाएगा? जैसे यूनियन लिस्ट पे यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाती है, स्टेट लिस्ट पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है, कंकरेंट पे दोनों। अब अगर कोई आइटम इन 3 लिस्ट में नहीं है, तो उस पे कौन लॉ बनाएगा? सो द ऑप्शंस आर गिवन हियर। तो इन पे लॉ बनाता है सिर्फ कौन? पार्लियामेंट। ठीक है, रेजिडुअरी पावर सिर्फ किसके पास होती है? पार्लियामेंट के पास। जो आइटम किसी भी लिस्ट में नहीं होता है वो फिर रेजिडुअरी आइटम में बन जाता है। वो रेजिडुअरी आइटम, जितने भी आइटम जो 3 लिस्ट से बाहर होते हैं, उन पे पार्लियामेंट जो है लॉ बनाता है। Which of the following articles cannot be suspended during the national emergency? देखो नेशनल इमरजेंसी के टाइम जो है फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जाता है। हम कोर्ट नहीं जा सकते, फंडामेंटल राइट्स तो वहीं पे है, लेकिन हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं उनकी वायलेशन के लिए। लेकिन कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनको हम सस्पेंड नहीं कर सकते हैं? सो ऑप्शंस आर 14 and 15, 19 and 20, 21, 22, 20 and 21. सो द राइट ऑप्शन इज
आर्टिकल्स 20 एंड 21 इनको हम इमरजेंसी में भी सस्पेंड नहीं कर सकते हैं, ये इमरजेंसी में भी रहते हैं, आर्टिकल 20 एंड 21। ठीक है, मैंने इमरजेंसी वाले चैप्टर में पढ़ा है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस अ मनी बिल? मनी बिल जो मैंने आपको पढ़ा है पार्लियामेंट वाले चैप्टर में, जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा, जिन्होंने अभी वो क्लास नहीं देखी तो वो पढ़ लेंगे। तो मनी बिल के साथ कौन सा आर्टिकल डील करता है? 110, 150, 280, 285। सो मनी बिल के साथ डील करता है आर्टिकल 110, और 280 आर्टिकल डील करता है फाइनेंस कमीशन के साथ। ठीक है, यहाँ तक समझ आई बात? तो 110 आर्टिकल डील्स विद द मनी बिल। A bill is certified as money bill in लोकसभा by, अब जो मनी बिल होती है लोकसभा में ही वो इंट्रोड्यूस की जाती है, वहाँ पे उसको एक सर्टिफिकेशन मिलता है कि ये मनी बिल है, क्योंकि उसका एक स्पेशल प्रोसीजर होता है। तो लोकसभा में कौन सर्टिफिकेट देता है मनी बिल को? स्पीकर देता है। ठीक है, सबको पता होगा स्पीकर देता है, इंपॉर्टेंट चीज़ एक है, इस पर क्वेश्चन आ जाता है। When the vice president officiates as president of India, he draws the salary of, जब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को किसी वजह से, अगर प्रेसिडेंट का पोस्ट वैकेंट होगा या प्रेसिडेंट की डेथ हुई या कुछ ऐसा हो, मतलब कुछ भी ऐसा हो, अगर जिस वजह से वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बनना पड़ा, तो उसको कौन सी सैलरी मिलती है? वाइस प्रेसिडेंट आपको पता है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी होता है, क्या आपको उसको वो वाली सैलरी मिलती है? प्रेसिडेंट की सैलरी मिलती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाली सैलरी मिलती है, या दोनों 1 और 2? कौन सी वाली सैलरी मिलती है? उसको वाइस प्रेसिडेंट जब एक्ट करेगा एज ए प्रेसिडेंट, उसको प्रेसिडेंट वाली सैलरी मिलती है। ठीक है, और जब वो एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करता है वाइस प्रेसिडेंट, उस टाइम वो एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं करता है एज ये, क्योंकि उसको फिर प्रेसिडेंट वाला काम होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद स्पेशल प्रोविजंस विद रेस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ आसाम? ये रिपीट हुआ है, मैंने आपको परसों भी बोला, 371 भी आसाम के साथ डील करता है, क्योंकि 371 आर्टिकल जो है उसमें बहुत सारे स्टेट्स के लिए स्पेशल प्रोविजंस का बोला गया है। तो आर्टिकल 371 भी आसाम के साथ डील करता है। Provisions of which one of the following articles of the Constitution of India to the state of Jammu and Kashmir? तो सबको पता है आर्टिकल 370 स्पेशल देता था आर्टिकल जम्मू एंड कश्मीर को, लेकिन इसको अब क्या किया गया? एब्रोगेट किया गया इस आर्टिकल को। Which one of the following schedules to Constitution of India provides for setting up of autonomous district councils? ऑटोनमस एडीसी, ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के लिए कौन सा शेड्यूल की में बात की गई है? ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाए जाते हैं जो है शेड्यूल्ड एरियाज़ में, तो एडीसी बनाए जाते हैं। तो जो ट्राइबल एरियाज़ होते हैं, आपको पता है जो हमारा ये जो शेड्यूल्स ऑप्शंस में देखें, 3rd शेड्यूल मैंने आपको बताया कि उसमें ओथ का जिक्र करके है। 4th शेड्यूल में हमें रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा कितनी सीट्स हम अलॉट करेंगे उसके रिलेटेड बताया गया। और 5th शेड्यूल में हम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो होते हैं सारी स्टेट्स में, उनके बारे में बताया गया। और जो 6th शेड्यूल होता है उसमें हम कुछ स्टेट, 4 स्टेट्स, आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर और भी कुछ है, मिजोरम, नागालैंड, कुछ ऐसा है, 4 स्टेट्स। 6th शेड्यूल हमें बताता है कि ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट, 4 ये है आसाम, मेघालय, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, 4 स्टेट्स की बात की गई है जिनमें ट्राइबल एरियाज होते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट होते हैं शेड्यूल्ड एरियाज से, इनके जो ट्राइबल्स है वो अभी पूरी तरह से बाकी इलाकों से नहीं मिली जुली होती हैं, तो इसमें हम ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाते हैं। तो 6th शेड्यूल डील करता है इन ट्राइबल एरियाज के साथ। ठीक है, Who chairs the joint session of the 2 House of Parliament? पार्लियामेंट की जब ज्वाइंट सिटिंग होती है ना कभी, तो कौन चेयर करता है उसको? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर। तो जब ज्वाइंट सेशन होता है उसको कौन प्रेजाइड करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई? ये फिर से वही है, कितनी गैप परमिसिबल है बिटवीन द 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट? इट इज 6 मंथ, जो मैंने आपको इससे पहले भी बताया। Who has got the power to create all India services? ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट करने का पावर किसको दिया गया है? आपको पता है ऑल इंडिया सर्विसेज है हमारे पास, आर्टिकल 312 उसके साथ डील करता है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट क्रिएट कर सकता है, पार्लियामेंट क्रिएट कर सकता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्रिएट कर सकते हैं, या प्राइम मिनिस्टर क्रिएट कर सकता है? ये क्या ऑल इंडिया सर्विसेज, तो इसको क्रिएट कर सकता है पार्लियामेंट। आर्टिकल 312 ये देता है पावर किसको? राज्यसभा को। वो डिक्लेयर करेगा बाय रेजोल्यूशन
जो है स्पेशल मेजॉरिटी से वो क्या करेगा, इफ इट इज नेसेसरी इन द नेशनल इंटरेस्ट टू क्रिएट ऑल इंडिया सर्विसेज। इन द प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर? जो प्रोविजनल पहले पार्लियामेंट ऑफ इंडिया था ना, प्रोविजनल पार्लियामेंट जैसे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एक्ट करता था एज प्रोविजनल पार्लियामेंट, उसमें कितने मेंबर्स थे? सो 296, 313, 318 एंड 360। सो ऑप्शन इज 296 मेंबर्स थे उस प्रोविजनल पार्लियामेंट में। Who among the following gave the slogan गरीबी हटाओ and led Congress to win the general elections of 1971? किसने ये स्लोगन दिया गरीबी हटाओ और जिस वजह से कांग्रेस ने जीता 1971 जनरल इलेक्शंस में? तो किसने ये स्लोगन दिया था? ऑप्शंस आर इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, सीताराम केसरी, जयप्रकाश नारायण। सो ये गरीबी हटाओ वाला जो स्लोगन है वो दिया था इंदिरा गांधी ने। ठीक है, सो दिस स्लोगन वाज पार्ट ऑफ 5th 5-year प्लान, याद रख लेना, गरीबी हटाओ। तो फिर से प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट की बात की गई है, उसके लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 61 इंपॉर्टेंट है इसलिए रिपीट किया गया है यहाँ पे। ठीक है, यहां तक समझ आ गई बात? यहाँ तक बात समझ आ गई। इन द यूनियन गवर्नमेंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द, जो यूनियन लेवल पे, नेशनल लेवल पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो कलेक्टिवली किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा, पार्लियामेंट। ठीक है, तो याद रखना ये कैटेगोरिकली लिखा गया है। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसका बेडरॉक प्रिंसिपल यही होता है कि दैट यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। ठीक है, लोकसभा में जब तक इनके पास कॉन्फिडेंस होगा, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होगी तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75। याद रख लेना, आर्टिकल 75 ये हमें बताता है। तो which amongst the following states has a legislative council? इन चार में से किस स्टेट के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है? तो यहाँ पे सीधे आप याद रख लो बिहार के पास। देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो हर एक स्टेट में नहीं होता है, क्योंकि हर एक स्टेट में 2 हाउसेज नहीं होते। कुछ स्टेट में 2 हाउसेज है, कुछ स्टेट में एक ही हाउस होता है। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाना या उसको डिस्ट्रॉय करना ओपिनियन दे सकता है स्टेट, लेकिन ये अल्टीमेटली पावर किसके पास है? ये है पार्लियामेंट के पावर, और वो पार्लियामेंट के पास और वो भी सिंपल मेजॉरिटी से। तो पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी से बना भी सकता है किसी स्टेट का लेजिस्लेटिव काउंसिल या डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। तो इनमें से 4 में से बिहार यहाँ पे सही ऑप्शन है। बाकी ये आपको याद रखना है, कुछ स्टेट्स में 2 हाउसेज होते हैं स्टेट असेंबलीज के, स्टेट लेजिस्लेचर के, कुछ स्टेट्स में एक ही हाउस होता है। जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे भी 2 हाउसेज होते थे, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेकिन जब से एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ, यूनियन टेरिटरी बन गई, उसके बाद यहाँ पे असेंबली को रखा गया, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल को हटाया गया, डिस्ट्रॉय किया गया। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? Which of the following articles in the shape of directive principles mention the organization of the village panchayats? DPSP जो है, DPSP में से कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो हमें विलेज पंचायत को शेप करने की बात करता है? आर्टिकल 40, 43, 44, 47। सो द राइट ऑप्शन इज आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 हमें बताता है कि वी शुड ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। ठीक है, तो 44 का मैंने आपको बोला, आर्टिकल 44 हमें बताता है यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। ठीक, यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक समझ आया? So I think it's sufficient for today. कल हम और क्वेश्चंस करेंगे। अभी तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं वो सारे हम सॉल्व करेंगे। आई होप आप सबको जो है फ़ायदा मिल रहा होगा इससे। आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।